अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जवेद। तो आज की जो वीडियो है वो लेक्चर बेस्ड वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको टाइटल से तो पता चल गया होगा कि वो इंटेरियल न्यूट्रिशन के ऊपर है। इंटेरियल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको इंटेरियर न्यूट्रिशन नहीं पता, पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं पता, तो हम अपनी फील्ड को आगे लेके नहीं चल सकते। क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट को हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट होते हैं, उनका सारा काम होता है, कार्डिक वार्ड के अंदर होता है, आपका सारा डायलिसिस के पेशेंट के साथ काम होता है। लेकिन मेन जो क्लिनिकल डाइटिशियन का, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का काम है वो इंटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसलिए इसके ऊपर हमारी ग्रिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इस वीडियो को जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज़्यादा चीज़ों को पूछोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, उतना मुझे पता चलेगा कि हम इसको फर्दर लेके, क्योंकि इंटेरियल न्यूट्रिशन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं उसको एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर सकती। उसके लिए डिफरेंट हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंटेरियल फीड्स कौन सी होती हैं, कौन से वेज हैं जिससे आप इंटेरियल न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हो और किस तरह से होती हैं, इंटेरियल फार्मूलाज क्या हैं। और मैं देखूंगी कि आप लोग किस तरीके से जो है वो मुझे दे रहे हो, एक अपना फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव फीडबैक। तो उसके अंदर मैं आपको इंटेरियल न्यूट्रिशन की कैलकुलेशंस भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटेरियल न्यूट्रिशन की कैलकुलेशंस है। जब तक इंटेरियल न्यूट्रिशन की कैलकुलेशंस नहीं होगी, आप इंटेरियल न्यूट्रिशन का प्लान नहीं बना सकते। उसके बाद हम इंटेरियल न्यूट्रिशन के डाइट प्लान के ऊपर जाएंगे, फार्मूलाज के ऊपर जाएंगे कि अगर आपका सपोज कोई फार्मूला जिस तरह आप इंश्योर पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हो या ग्लूसरना प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं। वो आप होममेड कैसे बना सकते हो, अगर बना रहे हो तो उसकी पर स्कूप सर्विंग क्या है, पर स्कूप कितनी प्रोटीन है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू वर्क इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। तो तब इंटेरियल और पेरेंटल न्यूट्रिशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। देखो, जब आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो इंटेरियल न्यूट्रिशन, उस वक्त टीम बनती है। आपके फिजिशियंस होते हैं, क्लिनिकल डाइटिशियंस होते हैं, इसके अलावा जो है वो आपके हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं, ये सारे, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इन सारों की टीम बनती है। फार्मासिस्ट होते हैं। टीम बनने के बाद हम पेशेंट को इंटरवेंशन, लेकिन उस टाइम पे मेन आप हो, आपने स्पेशलाइज किया हुआ है इन इंटेरियल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपसे ही सारी गाइडलाइन ली जाएगी, आपसे ही सब कुछ पूछा जाएगा। इसीलिए इंटेरियल न्यूट्रिशन जो है दैट इज वेरी वेरी मच हेल्पफुल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द क्लिनिकल न्यूट्रिशन। आगे डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। अगर आप प्लान समझना चाहते हो इंटेरियल न्यूट्रिशन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, कमेंट्स करो। और हम इंटेरियल न्यूट्रिशन के प्लान, उसकी कैलकुलेशन, एक एक फॉर्मूले को लहदा पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटेरियल न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन है। अगर आप बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आपको इंटेरियल के बारे में सिर्फ एक चीज़, जब भी आप नाम सुनते हो इंटेरियल का, तो उसके अंदर क्या चीज़ आती है कि ट्यूब फीडिंग है। ठीक है, एंटेरियल यानी कि चीज आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक है, तो एंटेरियल न्यूट्रिशन जो है वो आपकी ट्यूब फीडिंग की कैटेगरी के अंदर आती है। राइट, अब एंटेरियल न्यूट्रिशन क्यों दी जाती है? एंटेरियल न्यूट्रिशन का हम अगर देखें, इंट्रोडक्शन देखें, तो वो ये होता है कि पेशेंट बाय माउथ किसी चीज को रिसीव नहीं कर पा रहा, किसी फूड को खा नहीं पा रहा, किसी चीज को कंज्यूम नहीं कर पा रहा। ठीक है, लेकिन उसका स्टमक प्रॉपरली काम कर रहा है। ये एक मेन चीज होती है, एक मेन इंडिकेशन होती है। ठीक है, अगर आपका मुंह में इशू है या पेशेंट बहुत क्रिटिकल इल है कि पेशेंट आईसीयू के अंदर है, सीसीयू में अनकॉन्शियस है, ठीक है, उसको होश नहीं है कि मैंने कैसे खाना खाना है, कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनका न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हुआ है, उसकी वजह से वो अपने आप मसल्स नहीं यूज कर पा रहे मुंह के, तो फिर हम एक ट्यूब को पास करते हैं वाया योर माउथ या फिर योर नोज। ये पास होते हैं, चेक किया जाता है कि पेशेंट इस चीज के लिए क्वालिफाई कर रहा है कि हम इसको इंटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तभी पेशेंट को इंटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। अदरवाइज पेशेंट जो है कैंडिडेट नहीं होता इंटेरियल न्यूट्रिशन के लिए, वो फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर चला जाता है। तो इंटेरियल न्यूट्रिशन में जो मेन चीज है जिसको हमें याद रखना है, वो ये है कि आपका बाय माउथ, आप बाय माउथ जो है वो कुछ नहीं ले रहे। आप अनकॉन्शियस हो, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो बात की बात है, लेकिन बाय माउथ आपके मुंह में कुछ नहीं जा रहा। लेकिन आपका जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये फंक्शनल है, स्टमक आपका फंक्शनल है। जब ये फंक्शनल होंगे, सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट हम इंटेरियल न्यूट्रिशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनटू द पेशेंट, अदरवाइज हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। हम पेरेंटल न्यूट्रिशन पे चले जाएंगे, उसके बारे में भी मैं लेक्चर बनाऊंगी, लेकिन इसकी सीरीज होंगी पहले। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि हमने इंटेरियल न्यूट्रिशन को यूज कब करना है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास हॉस्पिटल में एक पेशेंट आ गया, आईसीयू में या सीसीयू के अंदर हमारे पास एक पेशेंट आ गया, उसको वी हैव टू प्रोवाइड इंटेरियल न्यूट्रिशन। आपके फिजिशियन ने आपको कहा कि इसको प्रोवाइड करनी है,
आप कैसी चीजें पेशेंट में देखोगे, पेशेंट के अंदर क्या डायग्नोसिस होगा इंटेरियल न्यूट्रिशन को करने में, इंट्रोड्यूस करवाना है पेशेंट के अंदर। अच्छा, एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर आपका फंक्शनल जीआईटी है, ये मेन पॉइंट है, जब आपका जीआईटी फंक्शनल है उस वक्त आप इंटेरियल न्यूट्रिशन दोगे। अदरवाइज इफ योर जीआईटी इज नॉट फंक्शनल, तो ये होगा कि आप डायरेक्ट पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे पेशेंट को। पेरेंटल न्यूट्रिशन होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसका फूड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, आपका इंटेरियल न्यूट्रिशन के अंदर मेन गोल ये होता है कि आपने न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना है, क्योंकि जब आप न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करते हो तो आपकी बॉडी हेल्थी रहती है, आपकी बॉडी सही रहती है। पेशेंट को डिस्फेजिया है, मतलब उसे खाना स्वॉलो नहीं हो रहा, पेशेंट को एनोरेक्सिया नर्वोसा है कि पेशेंट जो है उसे फियर ऑफ ईटिंग है, यानी कि वो पेशेंट को चीज लगती है कि हम खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, फौरन वॉमिटिंग करके बाहर निकाल दिया। या पेशेंट का एसिड रिफ्लक्स इतना स्वेयर हो गया कि सारा एसोफेगस जो है या सारा मुंह जो है वो उसमें मसला आ गया। या कोई ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसमें पेशेंट को कॉन्शियसनेस नहीं होती, कि हमें ध्यान नहीं होता कि हम क्या करेंगे, या अल्जाइमर्स, ठीक है, पेशेंट खाना खाना भूल जाता है। ये कंडीशंस होती हैं कि आपने पेशेंट को फिर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है। बिकॉज आप जब उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली उस टाइम आप पेशेंट को जो हो हेल्दी करने की कोशिश करें। पेशेंट की बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारा कुछ हम इंटेरियल फॉर्मूले के अंदर देखते हैं। विटामिन ए रिच है, ये डायबिटिक पेशेंट का है, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट का है, ये रीनल पेशेंट का है, ये लिवर के पेशेंट का है, जो है वो हम फॉर्मूला से पढ़ेंगे। लेकिन इंटेरियल न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स ये चीजें काम करती हैं। अब आप इसको, जो आपका इंटेरियल न्यूट्रिशन है, इसको आप एक और नाम देते हो, दैट इज ट्यूब फीडिंग। क्योंकि ट्यूब फीडिंग ये होती है, आप ट्यूब को इंसर्ट करते हो वाया योर माउथ या नोज, ठीक है, मुंह से डाली जाती है। उसके स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी मैं आगे आपको जाके बताऊंगी, क्योंकि इंटेरियल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोबारा से क्लिनिकल डाइटिशियन की लाइफ के अंदर। इसको समझना ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। देन एक चीज मैंने आपको बताई, जिस तरह एक पाइप है, जिस तरह ट्यूब होती है, उस ट्यूब का एक साइज होता है, उसको हम कहते हैं फ्रेंच साइज, यानी कि ट्यूब बड़े साइज की है, ट्यूब छोटे साइज की है। अगर आपने नाक से गुजारनी है तो ऑब्वियसली उसका साइज छोटा होगा, ठीक है, उसको हम बोर साइज कहते हैं, ठीक है, उसको हम फ्रेंच बोर साइज कहते हैं। वो साइज जो है वो डिसाइड होता है उसके बाद कि आपका जो है पेशेंट के अंदर हमने कहाँ से गुजारनी है। और जब ये ट्यूब पास होती है तो आपके एसोफेगस से पाइलोरिक स्फिंक्टर में, यानी कि आपके स्टमक का बिल्कुल जो ऊपर वाला पार्ट है, इस तरीके से आपको स्टमक होता है, दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ से ट्यूब पास होती है, आपके स्टमक में जाती है और फूड प्रोवाइड करती है, या इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, या तो यहाँ से जाती है, या सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें ही हम इंटेरियल ट्यूब को फिक्स करके पेशेंट को वहीं से उसका फॉर्मूला फीड प्रोवाइड करते रहते हैं, ताकि वो उसकी पेशेंट की जो लाइफ है वो ज्यादा मेंटेन रहे, ठीक है। ट्यूब फीडिंग हमने बता दिया। फिर आप क्या करते हो, यही मैंने आपको बात बताई कि यहाँ से ट्यूब पास हुई, स्टमक में चली गई, अगर स्टमक में नहीं गई तो इंटेस्टाइन के अंदर पास हो गई, ठीक है। फिर ये होता है कि आप जो हो वो जेजुनोस्टमी करके जेजुनम के एक पार्ट के अंदर आप डाल देते हो ट्यूब को, कि डायरेक्टली वहां से फूड जा रहा है। क्योंकि बात होता है कि आपको एसिड रिफ्लक्स इतना बुरे तरीके का हुआ होता है पेशेंट को कि उसका एसोफेगस सारा जल गया होता है, उसका मुंह सारा जल गया होता है, बिकॉज एसिड जो है वो ऑब्वियसली उसका नाम ही उसको इंडिकेट कर रहा है, एसिड है, वो जला देता है। तो फिर उस केस में हमें सर्जिकल प्रोसीजर के साथ जो है जाना पड़ेगा, और फिर हम जेजुनोस्टमी या गैस्ट्रोस्टमी करके फिर पेशेंट के उस स्पेसिफिक जगह पर ट्यूब को इंसर्ट करवा देंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे और उसका सारा प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, ट्यूब को इंसर्ट आप करवाते हो, ट्यूब का डिफरेंट साइज होता है, ट्यूब की मेजरमेंट कैसे होती है, ट्यूब की मेजरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर हम देखें ट्यूब की, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक मेजरमेंट ऐसे होगी कि यहाँ पे पेशेंट बेड पे होगा, ठीक है, आपने यहाँ से नाक से इंसर्ट करवानी है या मुंह से इंसर्ट करवानी है, यूजली आपके नाक से भी जा रही होती है, तो आपने यहाँ पे ट्यूब को रख के आपने उस स्पेसिफिक बाहर से उस एरिया की जो है वो लेनी है, मेजरमेंट लेनी है, जहां पे आपने प्रोवाइड करना है। स्टमक तक है तो यहाँ तक आएगा, अदरवाइज इंटेस्टाइन तक है तो नीचे जाएगा। उस हिसाब से हम उसको मेजर करके तो डाल देते हैं पेशेंट के अंदर, उस ट्यूब को इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म है कि पेशेंट कोमा की कंडीशन में है, क्रिटिकली इल है, आईसीयू में या सीसीयू के अंदर है, तो फिर जो है वो हम उसकी डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करवाते हैं गैस्ट्रोस्टमी या जेजुनोस्टमी के साथ, या मतलब सर्जिकल प्रोसीजर को करवा के, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। अच्छा, अब एक और चीज कि अगर पेशेंट मैल नरिश्ड है, पेशेंट मुंह के साथ खाना खा रहा है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर वो चीज जा ही नहीं रही है, उसको कोई डिजीज है, बॉडी से बाहर निकल जाती है, नोजिया वॉमिटिंग की फॉर्म के अंदर या डायरिया की फॉर्म के अंदर,
और बेइंतहा मैलनरिश हो गया पेशेंट कि उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल एक थ्रेटनिंग वाली पोजीशन पे आ गई, तो फिर भी हम उसको एंटायर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो एंटायर न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास जो है वो दो मेन चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब है कि हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अपने जहन में रख के बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन पेशेंट को एंटायर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कि क्रॉस, आपको किसी चीज को प्रोवाइड नहीं करना। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम देखेंगे और पेशेंट को जो है वो एंटायर न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उस पर आते हैं। देखो सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट की पूरी फाइल होती है, आप पेशेंट को चेक करते हो कि पेशेंट को इशू क्या है। आया पेशेंट को जो है वो एसिड रिफ्लक्स हुआ है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट को कोई अल्जाइमर्स है, पेशेंट को किडनी डिजीज है, क्या है पेशेंट को, तब हम चेक करके और फिर देखेंगे कि पेशेंट क्या गुड कैंडिडेट है एंटायर न्यूट्रिशन का या नहीं। ये सबसे पहली मेन चीज होती है, उसके सारे सिम्टम्स को चेक किया जाता है। ठीक है, फिर मेडिकल फाइंडिंग्स, कि मेडिकल फाइंडिंग्स के पेशेंट का जो हम देख रहे हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, आईसीयू के अंदर है, पेशेंट को डायबिटीज भी है और हाइपरटेंसिव भी है पेशेंट, पेशेंट को साथ जो है वो ईएसआरडी का इशू भी आ रहा है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि पेशेंट के लैब्स को देखेंगे, पेशेंट के वैल्यूज को देखेंगे कि इसका आयरन कितना कम है, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉर्मूला देंगे। पेशेंट का विटामिन ए कितना कम है, उसको उसके अकॉर्डिंग देंगे। मतलब ये चीजें सारी चेक करनी होती है पेशेंट में। अदरवाइज अगर पेशेंट को आप गलत चीज दे दोगे तो पेशेंट की लाइफ बहुत रिस्क के ऊपर आ जाती है। ठीक है, या फिर पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक ट्यूब है ना, उसको जब अपने माउथ से पास करवाना है तो पेशेंट को इरिटेट करती है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और आपको जरूरी है कि आपने उसको प्रोवाइड करना है एंटायर न्यूट्रिशन, तो वो पेशेंट को प्रॉब्लम करती है, नाक से पहुंचाने में या मुंह से पहुंचाने में इशू होता है। तो क्या पेशेंट कितना, ये तो नहीं कि उसका मुंह बिल्कुल जला हुआ है और फिर भी उसके अंदर जो हो वो ट्यूब को इंसर्ट करवाते जा रहे हो, तो ये नहीं करना। ठीक है, ये इंडिकेशन है हमारे पास। नाउ वी हैव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो बताएंगे कि ट्यूब को पास नहीं करवाना। नाक है, खुदा ना खास्ता नाक कटी हुई है, या नाक के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन है, या म्यूकस की इतनी ज्यादा फॉर्मेशन है वहां पे कि आप ट्यूब पास करवा रहे हो तो वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जा रहा है, फिर भी नहीं करवाएंगे। मुंह के अंदर एसिड रिफ्लक्स हो गया, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ट्रॉमा, ऐसा एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया, स्केलेटल ट्रॉमा हो गया कि जिसमें सारे फेशियल आपके जो मसल्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे, या खुदा ना खास्ता बर्न्स हो गए जिसके अंदर आपके मसल्स काम ही नहीं कर रहे। तो ये चीजें हमें देखना पड़ेंगी कि हम तब एंटायर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे कि पेशेंट का स्टमक फंक्शनल है, उसका इंटेस्टाइन फंक्शनल है। अगर वो भी फंक्शनल नहीं है तो फिर एंटायर न्यूट्रिशन के ऊपर जाएंगे, अदरवाइज हम एंटायर न्यूट्रिशन पे ही रहेंगे। ठीक है, और मेन चीज होती है जब आप कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को इग्नोर कर देते हो तो पेशेंट रिस्क के ऊपर चला जाता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये बहुत मेन चीज है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और कोई ऐसी चीज जो आपके ट्यूब फीडिंग के उसमें है, अगेंस्ट है, कि आप वही बात कि अगर पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स हुआ है, उसका मुंह के मसल्स ही नहीं काम कर रहे हैं सारे, तो आप कैसे उसको एंटायर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हो। उसका एसोफेगस सारा इस कंडीशन में है कि वो बर्निंग वाली कंडीशन में आप उसके अंदर एंटायर ट्यूब को डाल दोगे तो पेशेंट के लिए रिस्की है, पेशेंट बहुत रिस्क पे चला जाता है, इसको हमें नहीं करना। ठीक है, अब ये चीज हमारी हो गई, इंडिकेशंस हो गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए, न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपके इंटायरल न्यूट्रिशन के इंडिकेशंस के हमने ये बात तो कर ली, लेकिन अगर मेन हम चीज देखें कि हम इंटायरल ही प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें, और पेशेंट की जो है वो इंडिकेशंस क्या होंगी, किस चीज पे हम पेशेंट को देंगे। सबसे पहले चीज तो ये कि पेशेंट बाय माउथ इनफ कैलोरीज को कंज्यूम नहीं कर पा रहा। आइदर आपका विटामिन ए है, विटामिन बी12 है, कोई भी चीज है, पेशेंट उस चीज को कंज्यूम नहीं कर पा रहा बाय माउथ किसी भी रीजन की वजह से। एल्जाइमर्स हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, जर्ड हो गया, ईसार्डी हो गया, या एसिड रिफ्लक्स बहुत हैवी हुआ है, जर्ड हो गया, या गर्ड आप कहते हो, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है जिसमें एसिड आपके उसमें आ जाता है। ठीक है, अगर कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर रहा तो मैल नरिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम जो है पेशेंट को एंटायर न्यूट्रिशन देंगे, नंबर 1। नंबर 2 के प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वो रिसीव कर ले, ये ना हो कि हम दे दें, पेशेंट को दे दिया, पेशेंट का जीआईटी फंक्शनल था ही नहीं, तो पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलेंगे, जाया। और पेशेंट जिस प्रॉब्लम के अंदर आएगा वो आपकी वजह से वो ज्यादा उसके लिए डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, बाय माउथ नहीं खा, अगर उसके लिए चीज जा रही है, ठीक है, कि पेशेंट जो है अब बाय माउथ खा रहा है, एक बाय माउथ नहीं जा रही तो एंटायर न्यूट्रिशन, लेकिन अगर पेशेंट बाय माउथ खा सकता है तो आप उसको जबरदस्ती एंटायर न्यूट्रिशन नहीं दोगे,
हम बार पेशेंट की इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि पेशेंट कहता है कि हम बाय माउथ जो है वो खा सकते हैं, और वो खाता है, वो दलिया भी खाता है, वो फ्रूट्स को मैश हुआ हुआ सॉफ्ट फ्रूट होता है उसको भी खाता है, लेकिन फिर भी आप इंटेरियर डाल रहे हो। ऑल दो पेशेंट मैलनरिश नहीं है तो इस भी चीज के अंदर पेशेंट रिस्क पे चला जाता है। ठीक है। और एक और इंडिकेशन क्या है कि जीआई आपका फंक्शन होना चाहिए, अदरवाइज ये अगर फंक्शनल नहीं होगा तो आपका इंटेरियर न्यूट्रिशन नहीं चलेगा। ठीक है। अब एक और चीज क्या है कि अनेबल टू कंज्यूम बाय माउथ, मुंह से कंज्यूम नहीं कर पा रहा। जिस तरह मैंने आपको बताया बहुत सारे इश्यूज में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में कोई बर्न्स हो गए, कोई एसिड रिफ्लक्स हो गया, उसके अंदर पेशेंट कंज्यूम नहीं कर पा रहा। कौन सा पेशेंट कंज्यूम नहीं कर पाता? क्रिटिकली इल पेशेंट। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला पेशेंट। क्रिटिकल इल का मतलब है कि पेशेंट की हालत इतनी खराब है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, आईसीयू के अंदर है, वो नहीं कर पा रहा, हमें देनी पड़ेगी। पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फिर भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर ऐसी कंडीशंस जिससे आपका जीआई इफेक्ट हो रहा है, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसका एसोफेगस इफेक्ट हो गया, लेकिन स्टमक ठीक है, तो फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है। और कोई ऐसे पेशेंट जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर होता है कि पेशेंट को मुसलसल ही बहुत ज्यादा कम एपेटाइट होती है। तो इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी आपके लिए चीज जरूरी है कि इंटेरियर न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंटेरियर न्यूट्रिशन की और फिर इंटेरियर न्यूट्रिशन की कैलकुलेशन करवाऊँ, उसके डाइट प्लान करवाऊँ, तो आप जो हो वीडियो के अंदर मुझे कमेंट्स करके बताओ। ठीक है। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये चीज चाहिए। क्योंकि बीइंग का डाइटिशियन आप सारी बुक पढ़ लेते हो, लेकिन आपको इंटेरियर न्यूट्रिशन के प्लान्स बनाने नहीं आते, तो मैं यहाँ पे आपको फ्री में सिखा रही हूँ। तो इस काइंडली जो है वीडियो में मुझे बताओ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।